हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको डीसी जनरेटर में बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर में या हमारे डीसी मोटर में यह इक्वलाइजर रिंग का क्या प्रयोग होता है, फिर डमी कॉइल का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, उसके बाद हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, इंटरपोल क्या होते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, सैचुरेशन कंडीशन क्या होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि आखिर में इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल से देखेंगे कि इक्वलाइजर रिंग क्या होता है, डमी कॉइल क्या होती है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है, हमारे इंटरपोल क्या होते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, फिर हमारा जो है सैचुरेशन कंडीशन क्या होती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वलाइजर रिंग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इक्वलाइजर रिंग क्या होती है। तो दोस्तों, इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको डीसी जनरेटर का फिगर दिखाया गया है। इसको एज ए डीसी जनरेटर या डीसी मोटर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहे जिस रूप में प्रयोग करें, यहाँ पर अगर एक चीज़ ध्यान देंगे तो ये आपका जो मैग्नेटिक पोल होते हैं और जो हमारा आर्मेचर होता है, ये हमारे आर्मेचर और मैग्नेटिक पोल के बीच में गैप होती है और उसको हम लोग एयर गैप कहते हैं। और इसी एयर गैप में हमारा क्या होता है, आर्मेचर घूमता है। तो ये एयर गैप मशीन के अंदर हर जगह एक समान नहीं होता है। आप अगर इस चीज़ को गौर करेंगे तो ईयर गैप का मान, कहीं देखिए यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर गैप अधिक हो गया, तो ईयर गैप का मान मशीन में हर जगह एक समान नहीं होता है। इसकी वजह से मशीन के अंदर जो है वो फ्लक्स भी एक समान नहीं होता है। तो जब हमारे आर्मेचर कंडक्टर घूमता है और जब फ्लक्स को काटता है तो जो मशीन के अंदर एक समान एयर गैप न होने के कारण जब हमारे आर्मेचर कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे तो वह भी एक समान रूप से फ्लक्स को नहीं काटेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा होगा वह भी एक समान नहीं होगा। तो अब आर्मेचर कंडक्टर में जब एक समान ईएमएफ पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आर्मेचर में जो करंट पैदा होगी वह भी एक समान नहीं होगी। तो दोस्तों, आर्मेचर करंट को समान करने के लिए, यानी बराबर सभी कंडक्टर में करंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये इक्वलाइजर रिंग और क्या काम करता है, देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखा गया है। सबसे पहले ये लैप वाउंड जनरेटर में यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैप वाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग हाई करंट तथा लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ कि लैप वाउंड जनरेटर में जो हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल की संख्या के बराबर होती है। ये भी चीज़ें आपको जानना है। दूसरी बात, ये इक्वलाइजर रिंग का काम जो होता है करंट को इक्वल करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि एयर गैप में फ्लक्स समान नहीं होता है, तो फ्लक्स जब समान नहीं होता तो आर्मेचर में करंट हमारा समान नहीं होता है। तो करंट को इक्वल करने के लिए हम लोग इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो यह ब्रूस पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट, यानी जो अगर हमारे आर्मेचर में करंट एक समान नहीं पैदा होगी तो ब्रश पर जो है हमारी करंट एक समान नहीं आएगी, तो ब्रश पर हमारी स्पार्किंग होने लगेगी। तो अगर हम लोग इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किए हैं तो ब्रश पर जो हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट का मतलब क्या है कि अलग अलग रूप में जो हमारी करंट बटी होती है वह एक समान मिलती है ब्रश पर। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट से भी हमको क्या करता है, इक्वलाइजर रिंग बचाता है। उसके बाद जो होते हैं कितने इक्वलाइजर रिंग लगाना है, यानी नंबर्स ऑफ इक्वलाइजर रिंग बराबर क्या होता है, 2Z/P होता है, जहाँ Z क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ हमारे आर्मेचर कंडक्टर होते हैं और P क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल होते हैं। उसके बाद अगर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, जो है अंडर कंपाउंड तथा शंट जनरेटर में हम लोग इक्वलाइजर
रिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी हम लोग इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। यह जितने भी आपको पॉइंट इधर लिखे हुए दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तो ये इक्वलाइजर रिंग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्रयोग हम लोग लैप वाउंड जनरेटर में करते हैं। दूसरा, यह अनइक्वल जो है करंट को इक्वल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह ब्रूस पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट से बचाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इक्वलाइजर रिंग की संख्या कितनी होती है, 2Z/P होती है। आगे अंडर कंपाउंड था शंट जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजर रिंग को प्रयोग नहीं करते, यानी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों इसमें दूसरा देखेंगे पॉइंट, तो डमी कॉइल क्या होता है। डमी कॉइल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डमी कॉइल का प्रयोग हम लोग आर्मेचर के जो स्लॉट्स होते हैं उसमें करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह हमारे पास कोई आर्मेचर है, मान के चलिए इधर हमारे पास कोई यहाँ पर आर्मेचर है। आर्मेचर में आप जानते हैं कि इसके बाहरी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं, ये हमारे स्लॉट्स कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं और बाइंडिंग कर लेने के बाद मान लीजिए कि हमारे कुछ ऐसी कंडीशन है कि जो हमारे कॉइल हैं वह सम संख्या में है और हमारे स्लॉट्स हैं वो विषम संख्या में है। तो जो कॉइल होंगे वो प्रत्येक स्लॉट्स में नहीं आ पाएंगे, तो उसमें हमारे आर्मेचर के 1-2 स्लॉट्स हमारे बच जाते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग उस स्लॉट्स में जो बचे हुए स्लॉट्स होते हैं उसमें हम लोग कॉइल डाल देते हैं, जिसको हम लोग डमी कॉइल कहते हैं। तो ये डमी कॉइल सबसे पहले वेव बाउंड जनरेटर में हम लोग डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका काम होता है मैकेनिकल बैलेंस पैदा करना है, यानी जो है मैकेनिकल बैलेंस के लिए हम लोग डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई स्लॉट्स खाली रह गया तो वह रोटर को घूमने में मदद नहीं करेगा, यानी रोटर में अनबैलेंस पैदा कर देगा, जिसकी वजह से हमारा रोटर वाइब्रेट करने लगेगा, उसकी वजह से आवाज़ आने लगेगी। तो यह जो है हमको नुकसान होने लगेंगे। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देखिए खाली स्लॉट्स में डमी कॉइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे ये जो डमी कॉइल हम लोग प्रयोग करते हैं आर्मेचर कॉइल से जुड़ा नहीं होता, यानी हमारी जो डमी कॉइल हम लोग प्रयोग करते हैं इसको हम लोग आर्मेचर के साथ नहीं जोड़ते हैं, यानी इस डमी कॉइल में जो भी हमारी करंट पैदा होगी वह आर्मेचर को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपको डमी कॉइल के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये डमी कॉइल क्या होती है इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद ये क्रिटिकल रजिस्टेंस क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं क्रिटिकल रजिस्टेंस क्या होता है। यानी क्रिटिकल रजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक प्रतिरोध। तो दोस्तों ये क्रिटिकल रजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस होता है उसके रजिस्टेंस को हम लोग क्रिटिकल रजिस्टेंस कहते हैं। तो ये क्रिटिकल रजिस्टेंस हम लोग यानी क्रांतिक प्रतिरोध भाई हम लोग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग का तो मान लीजिए रजिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि फील्ड वाइंडिंग का वह रजिस्टेंस यानी फील्ड वाइंडिंग के रजिस्टेंस का वह मान जिस पर जनरेटर हमारा वोल्टेज पैदा न कर पाए तो फील्ड वाइंडिंग के उस रजिस्टेंस को हम लोग क्रिटिकल रजिस्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस जनरेटर में देख सकते हैं ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग की गई है ये कॉपर के वायर की जाती है और इसका रजिस्टेंस होता है। अगर हम लोग रजिस्टेंस कम करते जाएं तो इसमें करंट अधिक बहेगा और अधिक करंट बहेगा तो अधिक फ्लक्स पैदा होगा, तो जनरेटर हमारा अधिक वोल्टेज उत्पन्न करेगा। लेकिन तो जस्ट इसका अपोजिट अगर आप सोच के देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग को अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो इसमें करंट का मान कम होने लगेगा, जिससे उत्पन्न होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा दें कि इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान जो है अब बंद हो जाए और हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा करना बंद कर दे, तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी यह सबसे पहली बात कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसका होता है, यह फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है। फील्ड वाइंडिंग का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसको आप ध्यान देंगे। यानी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है।
फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है। दूसरी बात कि दोस्तों क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान हमारा 100 ओम है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान 100 ओम है, जिस पर हमारा जनरेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन तो जो जनरेटर की स्पीड है n, अगर इसको हम लोग बढ़ा दें, अगर बढ़ा देंगे तो 100 ओम पर भी हमारा क्या करने लगेगा, जनरेटर हमारा वोल्टेज पैदा करने लगेगा। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग जनरेटर की स्पीड यानी प्राइम ओवर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको लिखना है। यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, की वैल्यू जो होती है उसको जनरेटर की स्पीड बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, जनरेटर की स्पीड बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो ये दो बातें आपको क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में जानना। एक बार फिर से समझिए आप जो है कि ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, और फील्ड वाइंडिंग का वह रेजिस्टेंस जिस पर हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा ना कर पाए, तो फील्ड वाइंडिंग के उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यह बात यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है कि यह किस क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसका होता है भाई, किस जगह पर होता है। तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक वैल्यू पर हमारा जनरेटर वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए इसके क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, और 100 ओम से अधिक, 100 ओम पर तो वो वोल्टेज नहीं पैदा करेगा, लेकिन तो 100 ओम से अधिक पर भी हमारा जनरेटर वोल्टेज नहीं पैदा कर पाएगा। तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है। कहा तो जैसा कि आप यहाँ पर लिख लीजिए रिएक्टेंस वोल्टेज। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकारी वोल्टता। तो दोस्तों ये रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है ये आर्मेचर में पैदा होता है, और इसी रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से हमारा ब्रूसेस पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। अब ये रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा कैसे होता है दोस्तों, इसको समझने के लिए आप ये जैसे जनरेटर का फिगर आपको दिख रहा है, जब इस आर्मेचर को हम लोग प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं तो ये जो आर्मेचर के कंडक्टर अगर फ्लक्स को काटेंगे तो फैराडे के नियमानुसार इस आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा, और जब ईएमएफ पैदा होगा तो यह ईएमएफ जो होता है यानी जो भी वोल्टेज पैदा होगा इस ब्रश के द्वारा हमारा इस टर्मिनल पर मिलेगा। अगर इसके टर्मिनल लोड के द्वारा क्लोज्ड हों तो इसमें करंट भी बहने लगती है। तो दोस्तों जब इस आर्मेचर के कंडक्टर में करंट बहती है तो उसका भी फ्लक्स पैदा होता है, और आर्मेचर का जो फ्लक्स पैदा होता है वह स्वयं आर्मेचर के कंडक्टर से लिंक करता है। तो जब आर्मेचर का फ्लक्स स्वयं आर्मेचर कंडक्टर से लिंक करता है तो आर्मेचर के कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है जिसको हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। यानी एक वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसको हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, और इसी की वजह से हमारा ब्रूसेस पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो ये भी ध्यान देना है कि रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होती है। तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोस्तों हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, मशीन में इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। तो अब इंटरपोल क्या होते हैं इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो मेन पोल दिख रहे हैं दोस्तों, इसी मेन पोल के बीच में हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। यानी इसी मेन पोल के बीच में, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बता कर दिखाऊं तो अगर ये हमारे मेन पोल है समझ लीजिए, तो इसी मेन पोल के बीच में छोटे छोटे हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। अब ये इंटरपोल पर हम लोग जैसे मेन पोल पर बाइंडिंग करते हैं उसी तरह से इंटरपोल पर भी बाइंडिंग करते हैं। तो बात आती है इंटरपोल की जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी कैसी होती है। तो मेन पोल जैसे ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दोनों हमारे मेन पोल है। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटरपोल बनाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर
साउथ पोल होगा। और कैसे होगा? जिस दिशा में हमारा आर्मेचर घूमता है उसी दिशा में सेम, यानी जो हमारे मेन पोल होते हैं उसके पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग इंटरपोल बनाते हैं और इंटरपोल पर हैवी कॉपर वायर की हम लोग बाइंडिंग करते हैं और यह जो बाइंडिंग होती है आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। तो इतना बातें आपको ध्यान में देना है कि इंटरपोल लगाया कहाँ जाता है? दो मैग्नेटिक पोलों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। और ये जो इंटरपोल होता है यह रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों इतनी बातें भी आपको ध्यान में देना है। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है? आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है? यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं, ये जो मैग्नेटिक पोल होते हैं इसके फेस पर जो हम लोग एक बाइंडिंग करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी फेस पर हम लोग क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। और बाइंडिंग कैसे करते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके फेस पर इस तरह से कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं और इसी में हम लोग बाइंडिंग करते हैं जिसको हम लोग कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। तो इस स्लॉट्स के अंदर ऐसे हम लोग क्या करते हैं? बाइंडिंग कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। यह आपको जैसा दिख रहा है तो ये हमारे क्या है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग है दोस्तों। अब दूसरी बात कि जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है यह आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। और तीसरी बात कि जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग में करंट बहती है वह आर्मेचर में जिस दिशा में करंट बहती है उसके विपरीत दिशा में हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग में करंट बहती है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग में जो करंट बहती है वह आर्मेचर में जो करंट बहती है उसके विपरीत दिशा में हमारे कंपनसेटिंग बाइंडिंग में करंट बहती है। और इसका संयोजन हम लोग इस तरह से करते हैं कि इसमें बहने वाले करंट आर्मेचर में बहने वाले करंट के विपरीत दिशा में हो। तो अगली बात जो है, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है यह हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन होता है मशीन के अंतर्गत, मशीन में उसके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करते हैं। तो दोस्तों आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करते हैं। बाकी हमारा जो है इंटरपोल जो होता है यह जो हमारे रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होती है इसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इंटरपोल क्या है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यह हमारा सेचुरेशन कंडीशन क्या होती है। सेचुरेशन कंडीशन तो दोस्तों बड़ा ही आसान है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यह हमारे पोल है, यह क्या है हमारा, मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक पोल है, इस पर हमारे क्या है यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि यह हमारे क्या है? फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग को हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि इधर से हम लोगों ने क्या कर दिया है? डीसी सप्लाई से लगाया है, डीसी सप्लाई से लगा दिया। और डीसी सप्लाई लगाने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए दोस्तों। तो जैसे जैसे इसमें करंट बहेगी वैसे वैसे फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स भी हमारा बदलेगा। ये जैसे जैसे हमारे करंट का मान बदलेगी ये जो फील्ड वाइंडिंग से निकलने वाला फ्लक्स भी बदलेगा। तो यह जब फ्लक्स निकलेगा तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वह करंट के समानुपाती होता है। लेकिन तो हम करंट का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स का मान तो बढ़ेगा, लेकिन तो एक सिचुएशन ऐसे भी आएगी कि करंट का मान हम लोग बढ़ाते जाए लेकिन तो फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाता है। तो उसी को हम लोग सेचुरेशन कंडीशन कहते हैं। यानी करंट की वह वैल्यू, अब देखिए हमारे सेचुरेशन कंडीशन क्या होती है कि करंट की वह वैल्यू जिसके बाद हमारा मशीन के अंदर फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग सेचुरेशन कंडीशन कहते हैं। इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर मान लीजिए कुछ लोग मार रहे हैं या उसकी पिटाई कर रहे हैं तो थोड़ी समय के लिए शुरुआती में उसको बहुत अधिक चोट लगेगी और बाद में उसको इतना मार दिए कि फिर उस पर चोट, जो भी व्यक्ति मार खा रहा है उस पर चोट का असर थोड़ा कम होने लगता है, तो वह सेचुरेट हो गया। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि सेचुरेशन क्या होती है कि करंट का मान बढ़ाने से भी जब फ्लक्स का मान ना बढ़े तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेचुरेशन कंडीशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको समझना है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को समझना बड़ा ही आसान है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए जो हमारा
कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबकीय पदार्थ है, इस तरह से मान लीजिए कोई हमारे पास चुंबकीय पदार्थ है। अब इस चुंबकीय पदार्थ को हमको मैग्नेटाइज करना है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप पोल को ही देख लीजिए। यह हमारे क्या है, मान लीजिए पोल है। यह भी चुंबकीय पदार्थ का होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, और अलग अलग पदार्थ के हम लोग पोल को बनाते हैं। यह हमारे CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड स्टील का हो सकता है, सिलिकॉन स्टील का हो सकता है, अलग अलग पदार्थों का बनाया जाता है। तो अगर इस चुंबकीय पदार्थ पर अगर दोस्तों आपको ध्यान देंगे तो इसमें मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिज्म नहीं है इस समय, यह हमारे ये जो चुंबकीय पदार्थ है इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बाइंडिंग कर दिया, इस तरह से बाइंडिंग कर दिया, और बाइंडिंग कर लेने के बाद हमने इसमें करंट फ्लो कराया। तो करंट फ्लो कराने से अब ये चुंबकित हो गया, यानी चुंबकीय पदार्थ बन गया है। तो यानी अब हम लोग इसमें जब करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो ये जो चुंबकीय पदार्थ ये बना है, मैंने इसमें जो मैग्नेटिज्म का गुण आया वो समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक बार चुंबकित होने के बाद उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिज्म का गुण रह जाता है, अवशेष बच जाता है किस ये सप्लाई को हटा लेने के बाद भी। तो पदार्थ के उस गुण को रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। यानी अवशिष्ट चुंबकत्व आप एक बार फिर समझिए कि अगर यहाँ से सप्लाई को हम लोग हटा लेने के बाद जब इसमें कुछ शेष चुंबकत्व बच जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये अवशिष्ट चुंबकत्व यानी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, इसका प्रयोग हम लोग अन्य जगहों पर करते हैं, जैसे डीसी जनरेटर में हम लोग वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो हमारा डीसी जनरेटर जो भी होते हैं वो वोल्टेज को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो हमारे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। तो उसके बाद हम दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा वोल्टेज, ये जो जनरेटर वोल्टेज पैदा करेगा और इस यहाँ पर जो भी वोल्टेज पैदा होगा वह टर्मिनल पर मिलेगा। तो आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है उसको हम लोग ईजी से प्रदर्शित करते हैं, यानी ईजी से। और जब इस पर कोई लोड नहीं लगा होता है तो ईजी बराबर क्या होता है, भी के होता है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा जो होता है टर्मिनल वोल्टेज है, और यह क्या है, हमारा जनरेटेड वोल्टेज है। यानी नो लोड वोल्टेज पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज और हमारा जो है जनरेटेड वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं भी क्या है, हमारा टर्मिनल हमारा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। ईजी क्या है दोस्तों, ईजी हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, यह हमारा जनरेटेड वोल्टेज है। तो एट नो लोड कंडीशन पर, लोड कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज होता है वह टर्मिनल वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह बात आपको ध्यान देना है कि नो लोड कंडीशन में हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वह टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आप लिखते हैं ईजी माइनस भी अपान भी, यानी हमारा जनरेटेड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज अपान रेटेड वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, और इसको हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों यह बात आपको ध्यान देना है। तो अगर यहाँ से एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे कि हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, यानी जनरेटेड वोल्टेज और एक टर्मिनल वोल्टेज है, तो दोस्तों कुछ कंडीशन जनरेटर में ऐसी मिलती हैं कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वह जनरेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाता है, और कुछ कंडीशन ऐसी मिलती हैं कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वह जनरेटेड वोल्टेज से कम होता है, और कुछ कंडीशन ऐसी भी मिलती हैं जहां टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज से अधिक हो जाता है। तो इसी को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन और कैसे किया जाता है कि यह वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए,
अधिक से अधिक होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम से कम होता है मशीन के लिए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही बेहतर होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वोल्टेज है, कोई हमारा जनरेटर है, वह मान लीजिए कि 250 वोल्ट पैदा कर रहा है, यानी जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है वह कितना है, 250 वोल्टेज है। अब उसके बाद टर्मिनल पर हमारा मान लीजिए कि 240 वोल्ट मिल रहा है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों कितने का हो गया है, वोल्टेज ड्रॉप हमारा 10 वोल्ट का हो गया है। तो अगर यह वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो जाए तो टर्मिनल पर हमारे कम वोल्टेज मिलेंगे, यानी हमारा नो लोड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज में जितना अधिक डिफरेंस होगा हमारे आउटपुट पर उतना कम वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम से कम होता है उतना अच्छा होता है, और वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना अधिक होता है उतना घटिया या ख़राब माना जाता है। तो अब बात आती है कि यह वोल्टेज रेगुलेशन हमारे 3 तरह से हम लोग इसको जानते हैं, यानी हमारा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, और हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। यानी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन और हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जब हमारा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जब हमारे V का मान यानी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इसका मान जो है कम हो किससे, जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है, तब उस समय यह हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का मान पॉजिटिव आता है। और सेम जब यह हमारा जो है V का मान जो है EG से अधिक हो तो ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आता है। और जब V का मान यह हमारे EG के बराबर हो तो हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आता है। तो यह वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वलाइजर रिंग के बारे में, डमी कॉइल के बारे में, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में, रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में, इंटरपोल के बारे में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में, सैचुरेशन कंडीशन के बारे में, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आप भी अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।